आज का जो ये कार्यक्रम है जो दूरदर्शन ने आयोजित किया है कॉन्क्लेव, ये एक नई शुरुआत है दूरदर्शन की जनमानस तक पहुंचने की और रीइमेजिनिंग इंडिया के संदर्भ में कई विषयों को, समसामयिक विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है और उन विषयों में प्रमुख स्थान आपदा प्रबंधन को भी मिला है। अभी जो वर्तमान में परिस्थिति है, आपदाओं का एक लगातार बारंबारता बढ़ रही है, उसके इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। एक तरफ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, दूसरी तरफ हमारी आपदा प्रबंधन की बात हो रही है और तीसरी तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात। इन तीनों की परिस्थितियों में भारत आज कहाँ खड़ा है, भारत किस तरह से इसको देखता है और भारत कहाँ जाना चाहता है, जो कुछ प्रयास अभी तक हुए हैं उसके संदर्भ में और जो हमारे चैलेंजेस हैं। तो मूल रूप से जो ये कॉन्क्लेव डीडी न्यूज़ का है, ये समसामयिक विषयों का चयन किया है और उसमें आपदा प्रबंधन बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका इन्होंने एक चयन करके सभी जो हमारे मूल रूप से इस विषय को आगे ले जा रहे हैं, हमारे देश में लोग जुड़े हैं, वो इसमें साथ दे रहे। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। हमारे साथ कौन कौन हमारे गेस्ट जो जुड़े हैं आज की इस चर्चा में। डॉक्टर कृष्णा वत्स जी हैं जो मेंबर हैं राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के, भारत सरकार के, और उनके बगल में हमारे SN प्रधान साहब हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के। उनके बाद डॉक्टर जेना हैं IMD से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, मौसम विभाग से। और उसके बाद हमारे डॉक्टर अग्नेश हैं वहाँ पे ISRI से, जो इंस्टीट्यूशन है जो सॉफ्टवेयर वगैरह में डील करते हैं। तो ये इनकी जो रिस्क असेसमेंट में इनकी बड़ी भूमिका है। तो इस तरह से ये हमारे गेस्ट हैं और हमारे सभी जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं, हमारे आगंतुक हैं, आप सभी का स्वागत है। आज जो विषय है इस पे मैं चर्चा इस तरह से करना चाहूँगा। इसकी शुरुआती बात ये होगी कि हमारे विश्व में और साथ साथ देश में तीन बड़ी महत्वपूर्ण 2015 में इसकी एक रूपरेखा खींची गई, जिसमें एक डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की बात है जो हम सेंडाई फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। दूसरी जो बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात है, जिसमें हम एक संपोषक विकास की बात कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई 2015 में, वो हमारे क्लाइमेट चेंज के बारे में है। और इन तीनों का जब सम्मिश्रण करते हैं तो मानव जाति के लिए तीनों मानव जाति के अभिन्न अंग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई कंपार्टमेंट हमारे यहाँ नहीं है कि ये क्लाइमेट चेंज है, ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो इसकी वर्तमान परिस्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण, आपदाओं के कारण और ख़ास करके SDG जो हमारी प्रभावित हो रही है, जो निरंतर नुकसान के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल भारत देश में इस तरह की कई घटनाएं आपने देखी होगी जो कोविड के दौरान भी हुई हैं। कई आपदाएं हुई हैं, कई साइक्लोन्स हुए हैं और उसमें हमारी कितनी मुस्तैदी से रिस्पॉन्ड किया है सारे जोखिम के साथ साथ। और उसके बाद साथ ही साथ में प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 पॉइंट के एजेंडा खींचे गए जो हमारे केवल भारतवर्ष के लिए लागू नहीं है बल्कि पूरे एशियन देशों के लिए लागू है, जो एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक मार्गदर्शन के रूप में खींचा है। तो इस संदर्भ में हम चर्चा करना चाहेंगे और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर कृष्णा वत्सा जी को, जो कल ही हमारे यहाँ एक प्राधिकरण का 17वां स्थापना दिवस था और उसमें माननीय गृह मंत्री जी ने उसमें कई रूपरेखाएं भी खींची। और तो इस संदर्भ में जब हम बात करते हैं प्राधिकरण से कि आप एक दिशा निर्देश देते हैं हमारे देश में आपदा प्रबंधन की रूपरेखा कैसे हो, और इस पूरे जो चैलेंजेस चल रही हैं पैंडेमिक के साथ और SDG और क्लाइमेट चेंज के एजेंडा के साथ साथ, आपको क्या लगता है कि हमने पिछले कुछ सालों में किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देश के लोगों को आप क्या इस तरह में संदेश देना चाहते हैं इस बात पे? पहली बात यह कि जो खतरे हैं, रिस्क हैं, उनका स्वरूप जो है वह ज़्यादा विस्तृत होता जा रहा है। कई तरह के खतरे हैं, उन पर मैं थोड़ी चर्चा थोड़ी देर में करूँगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे एक उपलब्धि है हमारी कि गए कुछ वर्षों में जब भी हमने किसी खतरे पर अपना ध्यान केंद्रित किया है
और उस पर हमने अपने संसाधन लगाए हैं, तो उसके कारण होने वाले जो मानवीय हानि है उसमें कमी हुई है ना। उदाहरण के तौर पर जो चक्रवात हैं, साइक्लोन के कारण जो साइक्लोन में हमारी जो मानवीय हानि है उसमें काफ़ी कमी आई है। अब करीब करीब सारे जो साइक्लोन्स हैं सब मिला जुला कर देखेंगे तो डबल डिजिट में ही यह संख्या रहती है। कमोबेश यही बात आप ये हीट वेव या लू के कारण जो मानवीय हानि है उसमें भी काफ़ी कमी हुई है। तो एक यद्यपि खतरों का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है कि यदि हम किसी खतरे पर हम पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके उस खतरे को कमी करने की कोशिश करें तो उसमें हमें सफलता मिली है और मुझे लगता है आगे भी हम इस तरह से काम करेंगे। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि हम पहले जो है वह ज़्यादा हमारा फोकस जो है वह रिस्पांस पर रहता था, खतरों को कैसे टाला जाए और कैसे उसका सामना किया जाए। अब हम मिटिगेशन पर भी काम कर रहे हैं, हम रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन पर भी काम कर रहे हैं, हम रिस्क असेसमेंट पर भी काम कर रहे हैं। तो पिछले 10 वर्षों में खास करके जब से एनडीएमए की स्थापना हुई है, मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो स्वरूप है वह काफ़ी बदलाव आया है। एक्चुअली हम इसको डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं कहते, हम डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं और हम रिस्क के सभी पहलुओं पर हमने ध्यान देने की कोशिश की है। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है, जिसमें मूल रूप से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होकर आ रही है कि जब हम आपदाओं के पश्चात तैयारी करने के अलावा अगर हम पहले से तैयारी करें तो उसका प्रभाव मूल चूल से हमें मिलता है। जैसे हमें देखने को मिला है कि जो पूर्व में जितने भी कार्य किए गए हैं उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के जो मृत्यु दर थी उसमें काफ़ी कमी आई है। आपने कहा कि 2 डिजिट में भी नहीं है, उसमें कम है, काफ़ी कमी आई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट इन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं DRR में, वो बहुत अच्छी बात हुई है। अब मैं प्रधान साहब से पूछना चाहूँगा, जो आपने बात कही, प्रधान साहब मूल रूप से नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के आप महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, और आप जैसा कृष्णा वस्त जी ने कहा कि रिस्पांस के अलावा हम पूर्व तैयारी कर रहे हैं जोखिम को कम करने की। आप डिज़ास्टर रिस्पांस में जहाँ भी अभी हम देखते हैं एक सराहना हुई है DG NDRF के रूप में आप यहाँ पे हैं, और इसकी सराहना पूरे देश में कि जहाँ भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि एंजल इन ऑरेंज। इस एंजल इन ऑरेंज को कैसे आप रीडिफाइन करना चाहेंगे? रीइमेजिनिंग इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आप किस तरह से पूरे रिस्पांस सिस्टम को आप देखना चाह रहे हैं आगे के 5 सालों में? देखिए, जो मौलिक बात है वो ये कि जो हमारा जो NDRF को जब हम लोग रिक्विजिशन करते हैं, कायदे से तो जो आपदा प्रबंधन है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। जैसे NDMA बना है उसी तरह से NDRF बना है। NDMA जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है उसके तहत NDRF बनाया गया है, और NDRF की जो परिकल्पना थी वो एक बहुत वृहद और आई वुड से एम्बिशियस परिकल्पना थी। एम्बिशियस इस तरह से कि इसका सानी कोई नहीं है, किसी देश में नहीं है कि एक ऐसा फोर्स बनाया गया जो केवल और केवल आपदा रिस्पॉन्स मतलब आपदा मोचन में लगा रहता है। 24 घंटे 365 दिन इसी काम में लगा रहता है। दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे देशों में फायर सर्विसेज को आपदा प्रबंधन का काम दे दिया गया है, या सिविल डिफेंस को आपदा प्रबंधन का, जैसे चाइना में आपदा प्रबंधन का काम फायर सर्विसेज करता है। तो यहाँ जो परिकल्पना वो अलग थी, वो अलग थी, और ये निश्चित रूप से एक रिस्क था, लेकिन एक लीप ऑफ फेथ भी था। और वो लीप ऑफ फेथ मुझे लगता है, मैं DG हूँ, मेरे द्वारा कहना शायद समुचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि शायद ये लीप ऑफ फेथ कारगर साबित हुआ। और आज आपने जैसे कहा कि आम आदमी मानता है कि एंजल्स इन ऑरेंज आ गए हैं तो अब सब कुछ संभल जाएगा।
कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी इसी बात को दोहराया कि एनडीआरएफ ने आस्था कायम की है, विश्वास कायम किया। तो ये एक पहला लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है कि विश्वास कायम हो चुका है। अब इस विश्वास के लेवल को हम लोग कम नहीं कर सकते, इसको ज़्यादा ही करना पड़ेगा। और उस ज़्यादा के अगर करना है तो उसकी दिशा केवल एक ही है। जी, एक बात उन्होंने कही थी, मैं दोहराना चाहूँगा आपसे ये प्रश्न जाना। उन्होंने कहा था कि अभी कॉम्प्लेसेंसी का टाइम नहीं है। जी बिल्कुल। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो वही मैं कहने लगा था कि हम लोग विश्वास तो कायम कर चुके हैं, लेकिन विश्वास कमतर नहीं हो सकता। इसलिए कॉम्प्लेसेंसी से आगे बढ़कर और इसको बेहतर करना है, रिस्पांस को भी बेहतर करना है। और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा कि एनडीआरएफ केवल रिस्पांस फोर्स है ऐसा नहीं है। एनडीआरएफ, जेनामनी साहब बगल में बैठे हुए हैं, आईएमडी के वरीय पदाधिकारी हैं। जब प्रेडिक्शन होता है तो साइक्लोन का तो प्रेडिक्शन कभी कभी 7 दिन, 12 दिन, 10 दिन पहले हो जाता है। हम लोग 10 दिन पहले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जो एक प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो काम शुरू हो जाता है। तो एनडीआरएफ एक प्री डिप्लॉयमेंट का भी काम कर रही है, इन एंटीसिपेशन। जैसे वार्निंग मिलती है, आप वहाँ पे मुस्तैदी से लोगों को पहुँचाते हैं। और उसके बाद भी महीनों तक रहते हैं, कभी कभी 1 महीना भी रहते हैं। तो ये हमारे लिए बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर का है। केवल बिफोर नहीं, केवल ड्यूरिंग नहीं, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। और ये लगातार सिलसिला बना रहेगा। धन्यवाद। अभी सर आपके पास पुनः आऊँगा, लेकिन जो प्रधान साहब ने बात कही आपके लिए कि आपकी जो अनुमान है, पूर्वानुमान मौसम का और उसकी जानकारी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल एनडीआरएफ के लेवल पे बल्कि एक आम जनता के लिए भी। और जो लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे जो हमारा गवर्नेंस है, चाहे हमारे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हों या फिर स्टेट के जो हमारे अधिकारीगण हैं, वो सारे डिसीजंस आपके सूचनाओं के आधार पर लेते हैं। तो अब एक ओवर द ईयर्स एक विश्वास बैठा है मौसम विभाग पे, लेकिन एक साथ साथ एक दूसरी बात हमेशा ये कही जाती है कि मौसम विभाग की सूचना कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, जो आपदा प्रबंधन के कॉन्टेक्स्ट में आपकी भूमिका, जब आप मौसम की सूचना देते हैं लोगों पे, तो आपको कितना लगता है कि आप इसमें आपकी बढ़ोतरी हुई है, आपकी कैपेसिटी डेवलप हुई है और जनता का विश्वास भी जुड़ा है? देखिए, जो आपने बताया कि जो नेचुरल डिजास्टर है उसका तो जो बेस है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो हमारा जो भविष्यवाणी आप जैसे बताया, तो अगर 2015 का बात करें तो एक तो है कि आप कितना दिन पहले और कितना समय पहले वो जो सीवियर वेदर है, जो भी है, साइक्लोन है, हीट वेव है, हैवी रेनफॉल है, जिस रिलेटेड है, सो आप कितना टाइम या कितना दिन पहले दे रहे हैं और कौन सा एरिया, मतलब आप अगर ज़्यादा एरिया देंगे तो आपका एक्यूरेसी कम रहेगा। लेकिन अभी हमारे पास जो आंकड़ा है, जैसे साइक्लोन जो है हमारा ट्रैक जो है, जैसे बंगाल के खाड़ी में बन गया, तो जैसे सर बताया कि हम तो 2 हफ्ते पहले एक प्रिलिमिनरी चित्र देते हैं कि ऐसे ऐसे बन रहा है दक्षिण अंडमान सी या केंद्रीय बंगोपसागर, और ये उड़ीसा या वेस्ट बंगाल कोस्ट, आंध्र प्रदेश कोस्ट, ऐसे के चित्र हम देते हैं। सो इसके बाद भी हम ये भी बोलते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितना रहेगा, ये सुपर साइक्लोन बनेगा, सीवियर साइक्लोन बनेगा। तो ये प्रेडिक्शन में हमारा जो है, एक सवाल यहाँ पे बनता है कि जब आप वार्निंग देते हैं और इसकी सूचना जब जनता में जाती है, एक कहीं पे सरकार को सूचना मिलती है तो उसके इंटरप्रिटेशन कुछ अलग होते हैं। जब जनता के पास जाती है, आप कहते हैं कि इतना किलोमीटर रफ्तार है और या फिर इससे इतना किलोमीटर के या ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड विंड जाएगी। ये एक आम जनता कैसे अनुमान लगा सकती है अपने नुकसान का कि इससे क्या हमारे लिए क्या संवाद है? इसीलिए अभी हमारा कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी इवेंट हो, चाहे हैवी रेनफॉल है या हीट वेव है, चाहे हमारा साइक्लोन हो, तो हम उसके साथ आजकल भी बोल रहे हैं, साथ में सूचना दे रहे हैं कि टेम्परेचर अगर दिल्ली में या आगरा में इतना होगा। ये कब से शुरू किया आपने? ये हमने 2019 अगस्त से शुरू किया और इसके वजह से बहुत, मतलब लोगों का जो रेस्पॉन्स है, जो बिहेवियरल रेस्पॉन्स है, कि आप अगर बताएंगे कि दिल्ली में जैसे रिसेंट लास्ट 2-3 इवेंट हुआ है,
तो बहुत लोगों ने अपना घर से नहीं निकले। तो ये बहुत बड़ा मतलब प्राकृतिक तो आपदा ये कुछ वर्षों में लास्ट आपने कहा 2019 में आरंभ किया और इसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। मिल रहा है। इसमें अंदाजा लगाया जाए क्योंकि आप इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग Impact की बात based कर रहे है, हैं, तो इसमें एक प्रभाव और उसका अंदाज लगा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी उपलब्धि, आपको इसके लिए साधुवाद भी। मैं इनसे जानना चाहूँगा आगेंद्र जी से, आप इसरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसरी एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सॉफ्टवेयर की बात होती है। हमारे सेंडाई फ्रेमवर्क में भी कहा गया है अंडरस्टैंडिंग रिस्क, और अंडरस्टैंडिंग पहले जोखिम को पहचानो, क्योंकि बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब हम प्रॉब्लम का सही असेसमेंट करते हैं। अभी एनडीएमए के भी कई गाइडलाइंस हैं, उन्होंने कई बार इसको रीइंफोर्स किया है अंडरस्टैंडिंग रिस्क को, हर स्टेट को, और इसमें भी आपके जो अपनी दक्षता है उससे किस तरह से आप देखते हैं कि हमारी सूचना या आपकी जो एक्सपर्टीज है उसका लाभ हमारे देश को मिला है और या आगे भविष्य में मिल सकता है? जैसा कि आपने कहा, ESRI, मैं एसरी इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। ESRI एक ग्लोबल कंपनी है। हमारी इंडियन कंपनी भी 25 साल से यहाँ पर है और हम डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। उसमें NDMA के साथ हमने काम किया है और काफ़ी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हमने काफ़ी काम किया है। तो जब हम इसको GIS को देखते हैं या भौगोलिक सूचना प्रणाली को देखते हैं, तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिस फ्रेमवर्क से जो इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होती है और जो डिफरेंट डेटा है उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला करके सबको इकट्ठा देख के एनालाइज किया जा सकता है और इससे जो इनपुट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर है जी। ये सॉफ्टवेयर है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें तरह तरह के डेटा को कंबाइन करने की फैसिलिटी है। आजकल जो डेटा आता है, जैसे IMD से डेटा आएगा, वो एक हो गया। सैटेलाइट इमेजरी अदरवाइज आएगी, चाहे ISR से आए चाहे इंटरनेशनल सैटेलाइट कंपनी से आए, वो दूसरी चीज़ है। तीसरा, आजकल काफ़ी सारे राज्यों में काफ़ी सेंसर्स डिप्लॉय किए गए हैं जो कि रेनफॉल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वेदर सेंसर्स भी बहुत सारे हैं जिससे कि करंट रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो उस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन को, उसके अलावा हमने देखा है कि आजकल जब कोई इवेंट होता है तो सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू आती है उसको भी उसमें कंबाइन किया जा सकता है और उस सब को लेकर के इकट्ठा एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग। तो आपने भी किसी राज्यों के साथ ऐसा कार्य किया है? हाँ, हमने काफ़ी के साथ किया है। रिसेंट एग्जाम्पल जो ये यास साइक्लोन आया था, उस समय हमने ऑफ कोर्स एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा इनिशिएटिव था और वो ये था कि हमने एक लाइव मैप पब्लिश किया। इस मैप में हमने इंडियन सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन ली थी और नोआ और USGS से भी, क्योंकि उनके भी सैटेलाइट हैं जो कि लाइव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसको इकट्ठा करके एक आम नागरिक के लिए एक लाइव मैप पब्लिश किया था जिससे कि उनको साइक्लोन की मूवमेंट का रास्ता पता चल सके और कहाँ पे कितना रेनफॉल होने की उम्मीद है, वो एक लाइव सिचुएशन के हिसाब से पता चल सके। और इसको 2 लाख लोगों ने इस्तेमाल किया था 2 दिन में। तो मैं प्रधान साहब के पास 1 मिनट इस बात पे आना चाहूँगा कि इस तरह की जो सूचना और डेटाबेस अगर बन रहा है, तो आपने कहा प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट, ये तीनों समय आपकी उपलब्धता रहती है राज्यों के पास जहाँ आपदाएं होती हैं। इस तरह के डेटाबेस से और साइंस का इंगेजमेंट से आपके रिस्पांस में कितनी सुधार की आवश्यकता दिखती है, या फिर लगता है इस तरह की डेटाबेस बहुत मूल रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, या आप इसकी उपयोगिता समझते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी, चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, अगर वो अप्रोप्रिएट है हमारे काम के हिसाब से, तो वो एक फोर्स और एफिशिएंसी मल्टीप्लायर माना जाता है। फोर्स को भी मल्टीप्लाई करता है, उसके इम्पैक्ट को, और एफिशिएंसी को भी मल्टीप्लाई करता है। तो GIS टेक्नोलॉजी तो बहुत ही कारगर है, बहुत उपयोगी है और मेरे ख्याल से डिज़ास्टर रिस्पांस के लिए तो बहुत ही उपयुक्त टेक्नोलॉजी है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी हम लोग इस पर और काम करना बाकी है। जैसे आपने कहा शुरू में कि कॉम्प्लेसेंसी नहीं हुआ है, तो उसका भी एक हिस्सा है। वी हैव टू अडेप्ट मोर टेक्नोलॉजी इनटू डिज़ास्टर रिस्पांस, डेटाबेसेस एंड मैप टेक्नोलॉजी, जिसको मैपिंट बोलते हैं जी। इसकी ज़रूरत है और इसको और लेवरेज करने की ज़रूरत है। कुछ काम हम लोगों ने शुरू किया NCOG के साथ, सरकार के NCOG नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स है MIT के अंदर में, उनके साथ शुरू भी किया है और कुछ स्टेट्स के साथ भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये काम अभी आगे जारी रहेगा। तो NDRF का ये बड़ा अच्छा है क्योंकि आप डेटा को भी एनालिसिस करना चाह रहे हैं,
डेटा सेट की भी ज़रूरत है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा हमारे रिस्पांस में सुधार हो सकती है। मैं एक प्रश्न डॉक्टर वत्स से लूँगा, उसके बाद मैं ऑडियंस के पास भी जाना चाहूँगा। मेरी जो संस्था अपनी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रही है और कैपेसिटी बिल्डिंग में कई सारी चीज़ें आ रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 10 पॉइंट एजेंडा है उसमें भी इसका प्रावधान है कि कैपेसिटी बिल्डिंग केवल नेशनल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे नहीं, बल्कि एक स्थानीय स्तर पे जाना चाहिए जहाँ पे इस तरह की आपदाएं हो रही हैं। वर्तमान में जितने भी हमारे स्पीकर हैं इन्होंने अपनी बात कही और सभी ने ये जोर दिया इस बात पे कि हमें पूर्वानुमान भी लगाना है, साइंस का उपयोग भी करना है, वो रिस्पांस करना है, तो उसमें भी एक्स एंटे प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता होती है, उसमें भी हमारे पास टेक्नोलॉजी की उपयोगिता है। और जैसा डॉक्टर वत्स साहब ने कहा कि हमारे लिए जो पूरे जो परिवर्तन आया है मोर्टेलिटी रेट को कम करने में, उसमें एक्स एंटे, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपदा के पूर्व की जो रिस्क रिडक्शन, जोखिम कम करने की तैयारी है, इस बार 15वां जो हमारी जो 15 फाइनेंस कमीशन है, एक पैराडाइम शिफ्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है कि हमारे देश में रिस्पांस हमेशा रहा और उसके साथ साथ जो रिस्क रिडक्शन पे जितनी हमारे पास धनराशि या रिसोर्सेस होनी चाहिए थी वो नहीं थी। अभी जो 15 फाइनेंस कमीशन के आने से आप इसमें पूरे तरह से जुड़े हुए थे, किस तरह के आप पैराडाइम शिफ्ट देख रहे हैं, इस पर आप थोड़ा बताएं, फिर मैं दर्शकों के पास जाऊंगा। 2005 में संसद ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है ना, इसको पारित किया था और इस एक्ट में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है ना का प्रावधान किया गया था। एक डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फंड होगा और एक डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन फंड होगा। और मिटिगेशन फंड का उद्देश्य था कि जहाँ कहीं भी खतरे हैं, रिस्क हैं, उनका शमन कैसे किया जाए, है ना। जैसे कि अगर बाढ़ पर काम करना है या ड्राउट पर काम करना है, लैंडस्लाइड्स पर काम करना है, जो लॉन्ग टर्म काम है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो सब मिटिगेशन फंड के थ्रू होंगे। तो कई कारणों से वो मिटिगेशन फंड एक्टिवेट नहीं हो पाया था, है ना, विगत 15 वर्षों में। तो पहली बार जो 15वां वित्त आयोग है, इन्होंने अनुशंसा की कि राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट स्तर पर दोनों मिटिगेशन फंड की स्थापना हो और इसके लिए उन्होंने जो राशि है वो भी उन्होंने एलोकेट किया है और अब मिटिगेशन फंड एक्टिव हो गया है। तो इसका जो उपयोग होगा वह जो लॉन्ग टर्म रिस्क मिटिगेशन के लिए काफ़ी सशक्त तरीके से इसका तो आगे आने वाले कल में आपदा प्रबंधन में आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और सिर्फ यही नहीं, मतलब जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसमें भी उन्होंने तीन विंडोज की बात की है। एक तो रिस्पांस के लिए अलग, फिर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए अलग, है ना, जो पुनर्वास की प्रक्रिया, और फिर प्रिपेयर्डनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस के लिए अलग से एक निर्दिष्ट राशि निश्चित करना, मुझे लगता है कि ये 15वां वित्त आयोग का एक मौलिक योगदान है और उससे डिजास्टर मैनेजमेंट का जो उपयोग होता है इस देश में, ना, पूरे प्रैक्टिस ना को बहुत अच्छे तरीके से उसको सशक्त किया जा सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक दीर्घा में कुछ लोग हैं, सो सीट से भी बैठे हैं कुछ लोग। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप बताना चाहें या फिर जो बातें हुई इसमें आप। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आए दिन लगातार डिजास्टर आते रहते हैं। ये सर स्थानीय स्तर पे जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। सर उन्हें पता नहीं होता है कि प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर या पोस्ट डिजास्टर के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए। सर उन्हें ये भी बिल्कुल नहीं पता होता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करें या क्या मेडिसिन वगैरह का क्या यूज़ करना है, कैसा क्या करना है, उन्हें पता नहीं होता। तो सर हम ऐसा क्या करें कि वो खुद भी अपना मदद कर सकें और दूसरों का भी हेल्प कर सकें। हाँ, ये बात आपने अच्छी की, स्थानीय स्तर पे किस तरह लोगों को उनकी जानकारी इस बात की नहीं होती है। अगर हीट वेव है, कोल्ड वेव है या बाढ़ की परिस्थिति है या फिर साइक्लोन है या सूखा है,
तो आगे वो रिस्पॉन्ड कैसे करें उनको पता नहीं होता है। इधर कई विगत वर्षों से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो हमारी संस्थान है, इधर खास करके जब से कोविड-19 का प्रकोप हमारे देश में आया है, इसमें हमें वेबिनार से तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, जो हमारे शहरी क्षेत्रों में जो लोग वेबिनार को एक्सेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को एक्सेस करते हैं, उसके साथ साथ प्रावधान। लेकिन साथ ही साथ हम लोग राज्यों में भी जाते हैं, शहरों में भी जाते हैं और उससे भी संवाद स्थापित करते हैं। लेकिन ये एक रूप है, लेकिन उसके कई रूप हैं जिसमें हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं अपने संस्थानों से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अलावा जो प्राधिकरण है हमारे, जो डॉक्टर वत्स हैं और प्रधान साहब भी बताएंगे कि किस तरह से जुड़ रहे हैं, और साथ साथ हम इनके भी रिस्पांस ले रहे हैं आपके क्वेश्चन पे कि विज्ञान क्या कर रहा है, आईएमडी क्या कर रहा है। डॉक्टर वत्स साहब कुछ कहना चाहेंगे प्रश्न पे? पिछले 20 वर्षों में भारत में समुदाय पर आधारित ढेर सारे डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स लिए गए हैं, और उन सारे कार्यक्रमों में समुदाय का शिक्षण, उनकी जागृति, उनकी समझ बढ़ाने के लिए ढेर सारे इनिशिएटिव्स का कार्यान्वयन हुआ है। और उसी का परिणाम ये है कि आज साइक्लोन में जानहानि जो है वो काफ़ी कम हुआ है। जैसे ही पूर्व सूचना मिलती है, सरकार लोगों के पास जाती है और लोगों को कहती है कि आप सुरक्षित जगह में जाएं। और पहले क्या होता था, पहले लोग वहीं रह जाते थे, अपने घरों में ही रहते थे, और उसके कारण बड़ी संख्या में बड़े स्तर पर जानहानि होती थी। आज लोग सभी साइक्लोन शेल्टर में चले जाते हैं, सुरक्षित जगहों में चले जाते हैं, और करीब करीब यही अनुभव फ्लड्स में भी है। फ्लड्स में भी हमारे यहाँ जो ह्यूमन लॉसेज हैं ये काफ़ी कम हुए हैं, और इसका मुख्य कारण ये है कि लोगों को इस बात की जानकारी रहती है कि जब भी फ्लड्स आए तो एक ऊंची जगह पर जा कर के, सुरक्षित जगह पर जा कर के हम रहें। अब ये क्या है कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना है कि अगर लोग जो हैं वह ना एकदम समुद्र तट पर बिल्कुल ना रहें, है ना। एक रेगुलेशन है कि आप 500 मीटर के अंदर आप घर न बनाएं, फ्लड प्लेन में आप घर न बनाएं, नदी के बेड्स में आप घर न बनाएं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ाना है कि लोग नदी के, अगर अगर बिल्कुल आप नदी के किनारे रहेंगे तो जब भी नदी में पानी आएगा तो आपके घर में पानी जाएगा ही। लेकिन अगर आप थोड़ी सी नदी से आप थोड़ा दूरी मेंटेन करते हैं, जो फ्लड प्लेन है रिवर का, उसके बाहर आप कुछ आपका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप ज़्यादा सुरक्षित होंगे। तो रिस्पांस के स्तर पर यह जागृति है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के स्तर पर और इसमें काम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा जागृति लाने की ज़रूरत है। थैंक यू। थैंक यू। ये आपने बताया कि जो चैलेंज हमारे साथ, वो लॉन्ग टर्म को लेके एक चैलेंज है कि उसकी बात लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। रिस्पांस की जहां तक जानकारी है उसके संदर्भ में बात आ रही है कि रिस्पांस में हमारी काफ़ी जानकारी बढ़ी, हम लोगों तक पहुंच पाएँ। राष्ट्रीय विमोचन दल जो है हमारा NDRF, मैं डीजी साहब से जानना चाहूँगा, इनका बहुत व्यापक कार्यक्रम चल रहा है जनता तक पहुँचे, आप बताना चाहें किस तरह से वो प्रभावी है? प्रश्न बहुत सही है, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा गर्व भी कर सकते हैं। मैं एक साइक्लोन फोनी का उदाहरण लेता हूं जो कि 2019 में हुआ। बहुत ही मारक क्षमता वाला साइक्लोन था, लेकिन जो डेथ हुए वो डबल डिजिट, जैसे वत्स साहब ने कहा कि डबल डिजिट तक रहे। जबकि उसी राज्य में, उड़ीसा में 1999 में उससे थोड़ा सा तेज साइक्लोन था, सुपर साइक्लोन था, और उसमें जो मौतें हुई वो 10,000 से 15,000 तक हुई, और इसमें 69 टोटल मौतें हुई। मतलब 1% से भी कम हो जाना। इसका श्रेय बहुत सारे एजेंसियों को जाता है, लेकिन एक श्रेय उन वॉलंटियर्स को जाता है जिन्होंने दिन रात काम किया। तो जो प्रश्न नौजवान ने पूछा, बहुत सही पूछा, लेकिन इन्हीं के तरह के नौजवान वहाँ पर काम कर रहे थे, बस एक टोपी और आई कार्ड लेकर। और भले NDRF रहे, OSDRAF रहे, फायर सर्विसेज रहे, आपको
ये गर्व की बात है, भारत के लिए गर्व की बात है कि 48 घंटे में 12 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया, जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइंस छपा, यूनाइटेड नेशंस ने सराहा। तो ये संभव कैसे हुआ? एनडीआरएफ, ओड्राफ और एसडीआरएफ के चलते नहीं, वो उनका भी हिस्सा रहा, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल वॉलंटियर्स ने निभाया। जो हमारे गांव का एक नौजवान आके वृद्ध और वृद्धा को बोलेगा कि आप मौसी जी आप चलें, साइक्लोन शेल्टर में चले आएँ, और उनको पहले से ही ये इंगित है, समझ है कि उनको भी ये नॉलेज है कि नहीं साइक्लोन शेल्टर में जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सिखलाई ली है, सरकार ने भी सिखलाई दी है और कम्युनिटी ने भी सिखलाई ली है, और उसके चलते इतने लोगों की जान बची। तो ये एक निश्चित रूप से एक अच्छी बात है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि अगेन ये एक रेवोल्यूशन की तरह होना चाहिए, पूरे कम्युनिटी लेवल पे हर जगह, जैसे वत्स साहब ने कहा कि हर स्टेज का होना चाहिए। वो शायद अभी भी नहीं है, जो कि हम लोग ऐसे देशों में, जापान जैसे देशों में देखते हैं कि पूरी तरह से एकदम तैयारी रहती है, बच्चा जानता है कि उसको क्या करना है और वृद्ध भी जानता है कि क्या करना है। बहुत अच्छी बात। लेकिन जन आंदोलन के लिए आपने आहूत किया कि इसमें जन आंदोलन की तरह कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट या कम्युनिटी लेड, जो जनता के द्वारा और जनता के लिए उस तरह की परिस्थिति बने कि एक एक व्यक्ति इसमें अपनी समझ रख रहा है। विज्ञान की इसमें बहुत भूमिका है, और विज्ञान में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग है, इनकी भी कुछ प्रतिक्रिया है आपके प्रश्न पे। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से ये प्रश्न जो है कि लोगों तक जो हमारा भविष्यवाणी है या जो अर्ली वार्निंग जो दिए हैं वो पहुँचना चाहिए। और जैसे प्रधान साहब बताया, मैं जो तोकटे का जो साइक्लोन था, आप देखेंगे तो हमारा सारे जो लक्षद्वीप से लेकर के केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक और फिर गुजरात जहाँ क्रॉस किया, तो हमारा जो बनता है कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो मोबाइल है या जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो हम सभी के साथ पैचअप किए हैं। आप देखेंगे तो हमारा नेशनल पर 150 अराउंड जो रहते हैं मीडिया, चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर, प्रिंटेड मीडिया, तो हम ऑन द स्पॉट दे आर गेटिंग द मैसेज, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप नेशनल में जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, चाहे एनडीआरएफ है, एनडीएमए है, जो सेंट्रल ऑर्गन है, उसके साथ साथ हमारा मीटरोलॉजिकल सेंटर भी है, चाहे बॉम्बे है, कोलकाता है, अगरतला है। तो जहाँ जहाँ सिस्टम बनेगा या कोई सीवियर अलर्ट है, तो वहाँ भी करेस्पॉन्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके जो लोगों तक पहुँचना है। एक तो ये हो गया सोशल मीडिया भी। दूसरा जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, जो हमारा उनका जो लैंग्वेज है, वो भी हम अभी ट्रांसक्रिप्ट बना के भेज रहे हैं। उसके मतलब इसके ग्रो कराते हैं, सो दैट कि जो लोग हमारा है, जो जनसाधारण है, उनके पास टाइमली पहुँचे। और जो कैप एक आया हुआ है, जो आपको मालूम होगा, जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जातिसंघ के तरफ से, कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए। जो सपोज राजस्थान में कोई डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो वो वहाँ जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, जो बेस्ट है, चाहे हमारा एयरटेल है, एमटीएनएल है या वोडाफोन है, तो उसके थ्रू में भी पहुंचना चाहिए। तो अभी जो हमारा भारत सरकार है, वो इसी के पीछे जुड़ा हुआ है कि हर नागरिक के पास ये पहुंचे टाइमली, सो दैट वो तो बेस्ट एक प्रिपेयर बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसमें आत्मविश्वास भी जगता है आम जनता का। जो शुरुआत भारत सरकार के एजेंसीज के द्वारा हो रही है, जैसे आपने आईएमडी के बारे में बताया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो 10 पॉइंट्स दिए थे आपदा प्रबंधन के लिए, उसमें रेखांकित किया था। उसमें भी उन्होंने सोशल मीडिया की भूमिका पे भी बड़ा जोर दिया है। और सोशल मीडिया से जो जनता तक, आम जनता तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, जो सवाल हमारे मित्र ने किया कि आम जनता, जो आम व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है, उस पर हमारे जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वो कह सकते हैं लैब टू द लैब, और ना लैब टू द पीपल। तो लैब टू द पीपल में जो भूमिका है, आप सोशल मीडिया को इस तरह से, जब मैं हमारे जो अपने तंत्र हैं, जो ग्रामीण स्तर तक भी पहुंच चुके हैं, हमारे मोबाइल फ़ोन्स का इतना एक्सप्लोजन है, तो उसका किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। कभी कभी अफवाहें भी जाती हैं, लेकिन सही सूचना लोगों तक कैसे पहुंच सकती है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जो हमारे प्रधान साहब ने कहा, जन आंदोलन का रूप में किस तरह से सहयोग दे सकता है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी का रोल है, वो एक तरह से ये है कि हर चीज़ की एक लोकेशन होती है। तो जब हम जीआईएस की बात करते हैं, तो उसमें जो सिचुएशनल अवेयरनेस है कि कहाँ पे इस समय क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से नागरिकों के साथ रियल टाइम में शेयर की जा सकती है। और जैसा कि अभी कहा गया कि
हमारे देश में साइक्लोन के एरिया में बहुत उपलब्धियां हुई हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसा कि प्रधान साहब ने कहा कि हज़ारों लोग हताहत होते थे और उससे हमने एक बहुत छोटे नंबर पे लेके आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें हम और अगर इसमें ऐड करें, मैं बल्कि एक आध उदाहरण और देना चाहूँगा। जैसे आंध्र प्रदेश में जो भी उन्होंने काम काफ़ी किया है इस एरिया में, जैसे लाइटनिंग होती है तूफ़ान के टाइम पे, उसका भी अलर्ट मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से जो मछुआरों तक भी पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि उस समय वो लोग समुद्र में ना जाएं या अपना सुरक्षित स्थान पे रहें। और ये जो इवैक्यूएशन की बात की गई है, उसमें जो शेल्टर्स क्रिएट किए गए हैं, उन शेल्टर्स तक लोगों को इवैक्यूएट करके कैसे ले जाना है, उनके लिए खाने का और पानी का इंतज़ाम किस तरह किया जाएगा, ये काफ़ी स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर GIS की टेक्नोलॉजी के ऊपर इसको अरेंज किया जाता है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि री इमेजिनिंग इंडिया पे जब आपदा प्रबंधन की री इमेजिनिंग की बात करते हैं और जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, सो डिजिटल इंडिया में IMD, मौसम विभाग और आपकी सारी संस्थाएं, इस तरह की संस्थाएं जो संस्थाएं जो जुड़ी हैं आपदा प्रबंधन से उसको मदद करें। तो मुझे लगता है कि आम जनता के लिए जो बातें कही जा रही हैं कि किस तरह से पहुंचना है, आपने सुना। और कुछ प्रश्न एक ले लेता मैं थोड़ा जोड़ सकता हूँ। हाँ जी, वत्स जी आप कुछ कहना चाहें? इस संदर्भ में एक और सूचना मैं देना चाहूँगा कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है आपदा मित्र कार्यक्रम की। इस पहल के थ्रू नौजवानों तक पहुंचने की, उन्हें वॉलंटियर्स के रूप में ट्रेन करने की और उन्हें डिप्लॉय करने की एक बहुत बड़ा यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर लिया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम लोगों तक पहुँचें और जो यंग हैं लोग हैं उनको हम शामिल करें और उनके माध्यम से कम्युनिटी समुदाय के स्तर पर हम प्रशिक्षण का कार्यक्रम करें और जो आपदा प्रबंधन से जुड़ी ढेर सारे जो कार्यक्रम हैं, ढेर सारी गतिविधियां हैं, उनका कार्यान्वयन किया जाए। तो यह एक बहुत बड़ा सरकार का एक प्रयत्न है कि हम सामुदायिक स्तर पर हम अपनी गतिविधियों को और भी गहरा करें। थैंक यू। तो इसमें बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि आपदा प्रबंधन की जो री इमेजिनिंग की बात कर रहे हैं, उस री इमेजिनिंग में एक सिंपल सी बात है कि जनता से जुड़ाव। और जो सरकार के प्रयास, जो अभी वत्स जी ने भी कहा कि आपदा मित्र और आपदा सखी दोनों उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी उसमें सम्मिलित हैं और हर ज़िले में और वॉलंटियर बेस, अभी प्रधान साहब ने भी कहा लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, जितने फनी साइक्लोन में आपने देखा। तो जन सहयोग के बिना आपदा प्रबंधन संभव नहीं है और सरकार भी मानती है और जनता के साथ जुड़ने के कई प्रयास और कई आयाम आपने सुने। एक प्रश्न, हाँ जी आप बताएं। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को बधाई देना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहली बात है कि वेदर फोरकास्ट पे अब लोग विश्वास करते हैं। पहले जैसे होता था वो कभी, अब ये सत्यता होती है कि अगर आज जो बोला जा रहा है वो होता है। तो इसकी वजह से सबसे बड़ी बात है ये जो साइक्लोन, आपने जो साइक्लोन शेल्टर की बात कही है और इसकी वजह से इतनी संख्या में जो लोग हताहत होते थे अब वो बहुत कम के बराबर हो गया, 1% 2%। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और बधाई के पात्र हैं गवर्नमेंट को। लेकिन बाढ़ की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। उसके लिए मुझे याद है एक बार वाजपेयी जी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा था कि जो रिवर को जोड़ा जाए जी। तो इसको प्रैक्टिकली करने में क्या दिक्कत क्या है, जो भी है कि तो हर साल तो ये बाढ़ आते हैं, ब्रह्मपुत्र का और कोसी और इधर ये बाढ़ तो हर बार इतने नुकसान करता है सब लोग, ये नई चीज़ तो है नहीं, हर बार होता है। तो इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं इसके लिए किया जाए? मैं तो ये आप लोगों से मैं चाहूँगा कि इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन मिले। मैं ये जो सवाल आपने किया कि जो माननीय अटल जी के जो परियोजना थी, उनका जो विजन था कि किस तरह से हम नदियों को जोड़ के बाढ़ के जो प्रकोप हैं उसको कम कर सकते हैं एक परमानेंट सोल्यूशन के रूप में। और शायद आपको ये भी ध्यान होगा कि इसके बाद विभागों ने, सरकारी संस्थानों ने इस पर कई एक्शन, मंत्रालय ने भी लिया
और नदियों के जोड़ने के लिए कई गहन विषय इस पर अध्ययन करके स्टडीज भी आई। डेजर्ट एरिया भी कम से कम वो, हाँ, दोनों का मतलब डेजर्ट एरिया भी उससे जी। लाभान्वित होगा। ठीक है, तो मैं ये प्रश्न वत्स जी से पूछना चाहूँगा क्योंकि ये प्राधिकरण में है और राष्ट्रीय रणनीति के निर्धारण में इनका सहयोग रहता है। आप किस तरह से देखते हैं री इमेजिनिंग इंडिया में ये जो प्रस्ताव बहुत दिनों से चल रहा है, इस पे कई अध्ययन भी हो रहे हैं, कई वैज्ञानिकों ने इसको माना कि सही भी होगा करना, कई वैज्ञानिकों ने इसका डिफरेंट मत भी हैं कि इसका नुकसान भी हो सकता है कभी। तो अभी वर्तमान में इसकी क्या सोच या समझ बन रही है फ्लड मैनेजमेंट में, परमानेंट सोल्यूशन के लिए, ड्राउट और फ्लड के लिए प्राधिकरण में? देखिए, फ्लड जो है, बाढ़ की समस्या बड़ी जटिल है और इस पर कई आयोग, कई समितियां, काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा की गई है और काफ़ी इसका अध्ययन हुआ है। नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम है वह भी अभी लिया गया है। केन बेतवा नदी ये जोड़ा जा रहा है और उसके परिणाम अभी आने हैं। तो वह पहल भी ली जा रही है। एक जो पहले थी कि हम बड़े बड़े बांध बनाएं और उसके माध्यम से हम फ्लड को रोकें, वह भी किया गया है। तो ढेर सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। लेकिन क्या है कि हमारी जो भौगोलिक संरचना है उसमें आप फ्लड से बच नहीं सकते हैं। फ्लड के साथ एडजस्टमेंट की बात होती है कि आप किस तरह से एडजस्ट होकर के फ्लड के साथ, लिविंग विथ फ्लड्स जो है वह सबसे फिजिबल अप्रोच माना जाता है कि आप फ्लड प्लेन्स को कैसे मेंटेन करके रखें, वहाँ इंक्रोचमेंट ना हो और पानी का जब फैलाव हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलने के लिए स्पेस मिले। एक जो रूम फॉर द रिवर एक अप्रोच है कि नदियों को फैलने का ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके लिए विस्तार दें और उसके बीच में आप अपनी सुरक्षा की चिंता करें। क्योंकि अगर नदियाँ नहीं फैलेंगी, पानी का बहाव नहीं होगा तो हमारी उर्वरता भी नहीं होगी। यह भी बात उतनी ही स्पष्ट है। तो फ्लड के लिए एक कोई अप्रोच नहीं है, ढेर सारे अप्रोच हैं। उन सारे अप्रोचेस को साथ लाने की ज़रूरत है और नदियों को जोड़ने का, बांध बनाने का, ड्रेनेज को इम्प्रूव करने का, नेचुरल ड्रेनेज को इम्प्रूव करने का, फ्लड प्लेन को प्रोटेक्ट करने का, ढेर सारे अप्रोचेज हैं और इन सारे अप्रोचेस को एक साथ लाने की ज़रूरत है। उसकी कोशिश भी की जा रही है। एक फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, पर इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यह बात सही है क्योंकि फ्लड का प्रॉब्लम जो है वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस पर और काम करने की ज़रूरत है। यह बात मैं स्वीकारता हूँ। जी, ये जैसे आपने संदर्भ दिया कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और बाढ़ में ज़रूरी नहीं कि अगर जो अध्ययन चल रही हैं साथ में जो नदियों को जोड़ने का, जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, बात अभी नहीं है। जो उन्होंने बात कही कि कई और भी उपाय साथ साथ चल रहे हैं और कार्य किए जा रहे हैं, जैसे शेल्टर की बात कही, एम्बैंकमेंट की बात कही, डैम्स की बात कही, कम्युनिटी रेजिलियंस की बात की, आदि आदि, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात कही। एक बात जो इन्होंने बड़ी अहम बात इस शुरुआती तौर में इन्होंने कही थी कि जो हमारा आपदाओं के पश्चात कार्य करने के बजाय आपदाओं के पूर्व कार्य करें। और ये बात अक्सर आती है जब भी कोई आपदाएं होती हैं तो हमारी चर्चा रहती है, टेलीविज़न डिबेट्स भी होते हैं, सरकारी कार्यालयों में भी इसकी चर्चा होती है, हमारे संस्थानों में भी बार बार इस पे बात होती है कि किस तरह से इसका इसका तैयारी करें। और यही बात जो सेंडाई फ्रेमवर्क में बात आई कि पहली बात तैयारी करके हम मौत के दर को कम करें, जो अभी आपने बताया कि इसमें हम सक्षम हो सके। मैं आपके पास पुनः आना चाहूँगा और आपके कोई प्रश्न अभी जो लगता है कि जी आप बताएं। सर, जब सर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं या माउंटेनियस रीजन्स पर जाते हैं तो वहाँ पर जो गांव हैं उनकी सर जो कैपेसिटी होती है उतनी नहीं होती है, उनकी इतनी समझ नहीं होती है डिज़ास्टर्स को टैकल करने में। और गांव में जैसे सर्वे करने हम लोग गए हैं कभी, तो ये देखने को मिला है कि जितनी मॉक ड्रिल्स प्लान की जाती हैं उनमें गाँव वासियों का इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ओके, तो एक तो मॉक ड्रिल में गाँव वालों की का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। एक कोई जी आप बताएं। आप
एक दो क्वेश्चन और लूंगा जी, पहले आप बताएं। जो भारत है अपने आप को डेली अपग्रेड कर रहा है हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में, तो जो आपदा प्रबंधन के कार्य है वो कैसे अपग्रेड हो रहे हैं ओवर द इयर्स, कैसे उनमें चेंजेस आ रहे हैं पहले के कंपैरिजन में? हमने लगभग सभी इश्यूज पे बात करी है। एक जो तबका आता है वो बच्चों का, क्योंकि जब डिजास्टर मैनेजमेंट के टर्म में हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी माने जाते हैं और कंट्री का फ्यूचर भी है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए जो अब हम प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास में क्या स्ट्रैटेजी है जो हम इस बच्चों के लिए लास्ट प्रश्न। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो हमारे संस्थान में जो भारत सरकार की संस्था है, और यहाँ पे एक चाइल्ड सेंट्रिक डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की स्थापना की गई है। केवल बच्चों से संबंधित विषय को अध्ययन करें और उनके संबंधित जितने भी चीज़ें हो सकती, चाहे वो न्यूट्रिशन का इशू हो, चाहे उनके मेंटल स्ट्रेस का हो, चाहे वो स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो आपदा से संबंधित हो, आपदा से संबंधित उन पे किस तरह से प्रभाव हो रहा है, उनके प्रभाव को कम किया जाए, इसके लिए हमारे यूनिसेफ का भी सहयोग है उसमें। और उनके साथ हम लोग दोनों मिलकर एक डेडिकेटेड सेंटर जो भारत सरकार के स्वीकृति के पश्चात भारत सरकार के सपोर्ट के साथ बनाया गया, तो एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर है। और जितने भी पीयर ग्रुप हैं इसमें, वो सेव द चिल्ड्रेन हो या फिर और विक्राई हैं और जो संस्थाएं काम, वर्ल्ड विजन है, ये सब जो कार्य कर रहे हैं उनको समाहित करके हम बार बार मार्गदर्शन भी प्राप्त करते हैं अपने गृह मंत्रालय से और प्राधिकरण से भी। तो ये मैं आपको बच्चों के संदर्भ में बताना चाह रहा था। बाकी जो प्रश्न पूछे गए एक कश्मीर के संदर्भ में, और बाढ़ आती है और बाढ़ नहीं आती, और उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तरों पे मॉक ड्रिल में उनकी सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पाती है। डॉक्टर वत्स, एनडीए में बहुत इसमें कार्य कर रही है। एनडीएमए ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इम्प्लीमेंट किया था, वो था स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम। तो वो बच्चों पर के लिए था, बच्चों पर केंद्रित था। इसके अलावा जो जहाँ भी इस तरह का रिस्पांस होता है वहाँ भी चाइल्ड फ्रेंडली प्लेसेस की बात की जाती है, और बच्चों के लिए क्या आवश्यक, उनकी सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक कदम लेने हैं, उन सब पर ध्यान दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि बच्चों में इस बात के लिए कैसे जागृति बढ़ाई जाए, इसके लिए भी ढेर सारे प्रबोधन होते हैं। स्कूल का जो करिकुलम है उसमें इसकी व्यवस्था की जाती है। तो ढेर क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो एफर्ट्स हैं वो अब दिन ब दिन ज़्यादा इंक्लूसिव होते जा रहे हैं, और उसमें महिलाओं, बच्चों और जो पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, सबों का सहभाग जितना हो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए हमारा जो है डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, सारे समाज के सारे घटक जुड़े, इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान रहता है। उन्होंने कहा अपग्रेड करने की बात, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेड करने की बात, तो आप पिछले 20 साल में देखें तो कितना अपग्रेडेशन हुआ है। हमारे लिए हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया है, हमने एनडीएमए की स्थापना की, राज्य स्तर पर एसडीएमए की स्थापना की, जिला स्तर पर डीडीएमए की स्थापना की, एक एनडीआरएफ फॉर्म हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर एसडीआरएफ फॉर्म हुआ है, और ढेर सारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है ना। मैंने आपदा मित्र का जिक्र किया, बट इसके साथ साथ भी हर साइक्लोन के लिए एक नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, अर्थक्वेक के लिए हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो करीब हर पहलू के लिए हम नया कार्यक्रम, नया निवेश, नया एलोकेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो देश की जो ज़रूरत है उसके प्रति हम सजग हैं, संवेदनशील हैं। एक उनका प्रश्न था बाढ़ का कि जम्मू कश्मीर की भौगोलिक संरचना बिहार और आसाम से डिफरेंट है ना। जम्मू कश्मीर में पहाड़ हैं ना, वो समतल प्रदेश नहीं है। बिहार और आसाम समतल प्रदेश है, इसलिए जो बाढ़ की जो संभावनाएं हैं बिहार और आसाम में वह हमेशा जम्मू कश्मीर से ज़्यादा रहेंगी। तो एक बिहार और आसाम और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों के लिए फ्लड के लिए एक डिफरेंट अप्रोच की ज़रूरत है, और वह हम कर रहे हैं। उस पर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके बड़े ही रेलेवेंट प्रश्न हैं, और मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों में जो ये
इस बात की जागरूकता है। आपका। जी थैंक यू। जनामणि जी आप बताएं कोई Mythological क्विक रिस्पांस department जो आपका है जो उन्होंने ये पूछा। आप जो पहला प्रश्न है कि जो प्लान क्या होता है, तो हमें जैसे जो बताएं। लाइटनिंग का होता था, जी। तो राडार का जो संख्या है, तो 5 साल पहले 10-12 जैसे मेजर मेट्रो सिटी में था, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे। अभी हर कॉर्नर में है, हमारे 37 राडार है। और इवन हम डिफेंस के साथ, एयरफोर्स के साथ भी मिलके उनकी राडार जो रहता है वो भी ले रहे हैं। और ऑब्जर्वेटरी का जहाँ आपको मालूम होगा कि ऑब्जर्वेशन अगर अच्छा हो तो ये नंबर 1 बनता है डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्ली वार्निंग सिस्टम। जी। तो बॉम्बे में हमने बॉम्बे रेन नेटवर्क बनाया, 150 स्टेशन है हर 2 किलोमीटर। तकनीकी रूप से हम काफी आगे तो बढ़े हैं। मेनली हमारा जो क्षमता है पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन और सैटेलाइट का आपको मालूम होगा कि सैटेलाइट पहले 1 घंटा में मिलता था और रिजोल्यूशन 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर, अभी 1 किलोमीटर है और प्रति 15 मिनट में मिलता है। मतलब साइक्लोन, बड़े बड़े साइक्लोन हम मॉनिटर किया, एक्यूरेट रहा सैटेलाइट की वजह से। सो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म, और मैं बताना चाहता हूँ सुपर कंप्यूटर में हम यूरोप, अमेरिका, जापान, चाइना हम नंबर 5 है, 10 पेटाफ्लॉप है। तो इंडिया में जो मॉडल अभी रन होता है, मतलब ग्लोबल मॉडल है, 2 ग्लोबल मॉडल रन कर रहे हैं। सो ये तो क्षमता ही है और आगे भी क्षमता का अच्छा विकास काफी हुआ है। आप अपनी बात। तो इसमें बात की गई थी बच्चों के लिए उनका कैसे हो, तो मैं उस पर कहना चाहूँगा कि जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हर एरिया की एक GIS मैप के ऊपर रखी जा सकती है, जिससे कि ये पता हो कि इसमें किस एज के कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने वृद्ध लोग हैं, और उसके हिसाब से उनका इवैक्यूएशन या जो भी डिज़ास्टर रिलीफ की रिक्वायरमेंट है उसको प्लान किया जा सकता है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, चाहे प्रोवाइडिंग फूड का बात है या कोई भी है, तो उसके उसमें ये टेक्नोलॉजी एक रोल प्ले कर तो सकती है। ये एक सबसे अच्छी बात होगी जो उनका प्रश्न था मॉक ड्रिल पर, मॉक ड्रिल पर उनका प्रश्न था। क्विकली कि मॉक ड्रिल के लिए हम ढेर सारे प्रदेशों में हम कार्यक्रम करते रहते हैं। गांव की संख्या बहुत बड़ी है, ये संभव है कि कुछ गांव में मॉक ड्रिल ठीक से ना हो सका हो, लेकिन हमारा इसके लिए हमेशा प्रयत्न रहता है कि हम गांव तक पहुँचें, वहाँ ड्रिल करें, और बहुत जगह हम करते हैं। लेकिन जो आपने जो बात कही है ये बात सही है, हमको जो सुदूर गांव में भी मॉक ड्रिल करना चाहिए, यह बात बिल्कुल। दूसरा जो एक दौर आता है कि हमारे एक जो आर्थिक व्यवस्था पे या जो नुकसान है हमारा वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इधर जो आंकलन किया गया है, जैसे केरला फ्लड में अकेले 2018 में 26,000 करोड़ का आंकलन हुआ। उड़ीसा फनी साइक्लोन में भी करीब करीब 29,000 करोड़ का एक आंकलन है रिकवरी करने के लिए। और तो ये जो लगातार नुकसान बढ़ता जा रहा है, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है डिज़ास्टर का, इस संदर्भ में जो तैयारियां होनी चाहिए, और जो आपने कहा कि एक पैराडाइम शिफ्ट है, उसको एक रिस्पॉन्डर किस तरीके से देखता है, मैं पहले उन पे जाऊंगा, फिर मैं वत्स जी आपसे आऊँगा कि आपकी जो 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसमें देखें कि ये जो आर्थिक नुकसान को कम करने में इस तरह के विमोचन दल जो हमारे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, किस तरह से आप देखते हैं इसको, ये पूरी रीइमेजिनिंग इंडिया पे? मैं समझता हूँ कि एक विमोचन दल के लिए या आपदा मोचन दल के लिए इससे अच्छी स्थिति नहीं होती कि आपदा हो, फ्लड हो, बाढ़ हो, साइक्लोन हो, वो जाए और उसके बाद भी वहाँ पहुँचते हुए ये महसूस करे कि ज़्यादा काम नहीं है, लोग जिनको बचाना है पहले ही इवैक्यूएट हो चुके हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना था वो पहले ही संभला हुआ है, बिल्डिंग्स गिरी नहीं है फ्लड के बावजूद। ये एक बहुत सुखद स्थिति होगी किसी भी आपदा मोचन बल के लिए, और ऐसा हो रहा है, दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ है। जापान का एक उदाहरण मैंने लिया, जापान में हर बिल्डिंग को अर्थक्वेक शेक टेस्ट, कंप्यूटराइज्ड शेक टेस्ट करना ही पड़ता है, ये अनिवार्य है। तो वहाँ पर 7 से 8 से ज़्यादा रिक्टर स्केल तक के भी रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनते हैं। जी। तो निश्चित रूप से जब आपदा मोचन बल रिस्पॉन्स के लिए, बचाव कार्य के लिए जाता है तो देखता है कि ज़्यादा बचाव कार्य की गुंजाइश नहीं है। तो यही है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलिएंट बिल्डिंग्स, रेजिलिएंट कम्युनिटीज एंड प्रिपेयर्ड कम्युनिटीज, जिसको मैं आम भाषा में डिजास्टर रेडी, आपदा के लिए तैयार है, आपदा के लिए तैयार देश बनाना है। और वो तैयारी केवल रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स की नहीं है, वो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स की है।
रोड्स ऐसे बने कि टूटे नहीं। जैसे हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि वहाँ पर बाढ़ हर साल आता है और कई बार आता है। उन्होंने एक गरीबों के लिए जो घर का अवधारणा उन्होंने की है कि पानी में घर कैसे संभल सकता है बाढ़ के बावजूद, तो उसको एक फ्लोटिंग हाउस की परिकल्पना की है, उसको ज़मीन पर उतारा या पानी पर उतारा है, और वो एक अवार्डेड हाउस डिज़ाइन माना गया, इंटरनेशनली अवार्ड दिया गया, क्योंकि ये गरीब का छत भी बच जाएगा, घर भी बच जाएगा, शायद साजो सामान भी बच जाएगा और फ्लड भी हो जाएगा। तो फ्लड के साथ लिविंग की जो बात लिविंग विद द रिस्क, लिविंग विद द फ्लड की बात कर रहे हैं। डू दैट, और इसकी संरचना, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना और पूरे कम्युनिटी की संरचना उसी लॉन्ग टर्म व्यू से अब करने की जरूरत है। तो इसको अब रोका नहीं जा सकता। इस पूरे परिकल्पना में एक बात आती है बार बार, इंक्लूसिव DRR, जो सभी का, सबका उसमें समावेश हो। हमारे देश में बड़ी विविधता है और उस विविधता में कुछ व्यक्ति ऐसे भी जो दिव्यांग भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। तो इस पूरी परिकल्पना में जो हम इम्पैक्ट को कम करने की बात अगर कर रहे हैं कि आर्थिक इम्पैक्ट भी और सामाजिक इम्पैक्ट भी कम हो, तो उस परिस्थिति में जो फोर्स है हमारा, क्या फोर्स उस परिकल्पना को लेके साथ चल रहा है? हमारे यहाँ अभी शायद आप कुछ सोच रहे हैं महिलाओं के दल को भी इसमें रिस्पांस फोर्स में जोड़ने की, तो हमारी जो महिलाएं हैं, साथी हैं, जो भी एक यूथ भी हमारे देश को देख रहा है, उसमें कुछ संभावनाएं संजो सकता है इसमें आप? बिल्कुल संभावना नहीं, अब तो रियलिटी है, अब तो सच्चाई है, अब धरातल पर उतारा जा चुका है। आपको मैं बता दूं, ऑडियंस सुन रहा है, देश के लोग भी सुनेंगे इस बात को, कि जब NDRF की कल्पना की गई तो उसमें ये पहले से ही तय था कि हर बटालियन में एक कंपोनेंट होगा महिलाओं का, क्योंकि महिला रेस्क्यूअर बहुत ज़रूरी है और उसकी एक अलग पहचान भी होती है और उससे और अलग तरीके से प्रभावित भी करता है। अब मैं बता दूं लोगों को, ऑडियंस में शायद मालूम हो ना हो ये, लेकिन NDRF में चर्चा हम लोग करते हैं कि जो मेल रेस्क्यूअर्स जाते हैं, पुरुष रेस्क्यूअर्स जाते हैं, उन लोगों ने ही NDRF के बोट्स पर बाढ़ की स्थिति में 20 से ज़्यादा डिलीवरीज कराई हैं और सेफ डिलीवरीज कराई हैं। ये अलग बात है कि ये लोग सभी मेडिकली ट्रेंड हैं, लेकिन वही स्थिति अगर एक महिला रेस्क्यूअर होती जो कि डिलीवरी कराती, तो संवाद अच्छे से संवाद अच्छा होता था, एक संवेदनशीलता। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पुरुष नहीं कर पाते, लेकिन एक अलग कंफर्ट लेवल होता है। क्योंकि गांव घर में हम लोग जाते हैं, किसी प्रेग्नेंट महिला को उठाते हैं और उसको बोट में रखकर और डिलीवरी होने लगती है, डिलीवरी पेन होने, तो वो एक अलग बात होती है। तो मुझे लगता है कि अब इसका असर देखने को मिल रहा है। हर बटालियन में अब कम से कम 30-40 महिला कर्मी आ गई हैं और उसका असर, तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि अच्छा महिलाएं हमारे इसमें जुड़ रही और हैं, वो किसी से कम नहीं है, किसी मायने में पुरुषों से कम नहीं है। वो वही पूरी ट्रेनिंग वही दी जाती है, 1% कम नहीं किया जाता और उसमें वो अव्वल और खरा उतर रही हैं। तो हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक, विराम, फिर पुनः जुड़ते हैं। सुधार का सेवा सुशासन मॉडल, ढूंढा आपदा में अवसर, फिर खड़ा कर भुज को लिख दी आपने नई ताबीर, प्रबंधन को दी ऊंचाई, अब नहीं है विनाश की वो तस्वीर। संकल्प से सिद्धि के अनुभव ने बदल दी देश की तकदीर। जो भी रेस्क्यू हमारे पास मेडिकल कैंप आया, आर्मी की तरफ से आया, जो भी टेंट मिले हमें वो आर्मी की तरफ से आया, पानी आया वो आर्मी की तरफ से आया। पुल के ऊपर खड़े हुए, फिर उनको बोला आओ आओ, फिर ये लोग आए हेलीकॉप्टर वाले, उन्हें बड़ी रिस्क से फिर हम वहाँ हमको सिविल लेके जाए। समय ही गुरु बनकर देता संबल, थपेड़ों से तपाता जीवन, महसूस कर आपदा का दर्द, पुरुषार्थ का किया आह्वान। हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। आपदाएं नहीं देखती सीमाएं, वो तो तय करती है सीमा। दिलाती याद, प्रकृति कर सकती है विनाश की पार मर्यादा। किसी आपदा या परेशानी से भी
ज्यादा महत्वपूर्ण है उस आपदा से ली गई सीख। हमें आपदाओं में संयम की भी जरूरत होती है, साहस की भी जरूरत होती है। महामारी में थमी दुनिया, बदल गया आने वाला कल। रखे हौसले बुलंद, खड़े रहे गरीबों के साथ वो हर पल। अगर दुनिया के बड़े बड़े सामर्थ्यवान देशों में कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। सबसे ऊपर लोक कल्याण और भारत का आत्मसम्मान। निखरता नेतृत्व, आपदा में बने सृजन के अवसर महान। सेवा, समर्पण और सुशासन का निभा रहे जीवन दर्शन। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा। लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव हुआ तहस, कई लोग बेघर। दादी, पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे सर के ऊपर से रात चले। जब पैर तले से दिन गुजरे सर के ऊपर से रात चले। तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। पहल करो, शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहल करो, शुरुआत करो, करो। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा। लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है, पुनः स्वागत है हमारे सभी ऑडियंस का, रिसोर्स पर्सन्स का। मैं बात कर रहा था ब्रेक में जाने के पहले कि किस तरह से आपदा के जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहे हैं, और उसमें हमारे देश ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको कम करने के लिए। उसमें कई चीज़ें आ रही हैं, जैसे मैंने वित्त आयोग का चर्चा किया और वत्स जी ने बताया कि किस तरह से ये पैराडाइम शिफ्ट है एक तरह से। और दूसरी बात जो बात इन्होंने कही कि रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन में भी इसको ला रहे हैं कि रिस्क को पुनः निर्माण में ना लाएं। इस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में एक रिजिलियंस की बात हम कर रहे हैं, जो प्रधान साहब ने भी कहा कि सामाजिक रिजिलियंस भी हो, मैं आर्थिक रिजिलियंस को लाने की बात कर रहा हूँ। तो आप किस तरह से ये रिजिलियंस की बात देखते हैं? और कल माननीय प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव जी ने भी आपके फंक्शन में ये बात मेंशन की थी कि स्टेट के लिए हम रिस्पॉन्सिव हों,
तो इस पूरे प्रक्रिया में जो आपदाओं का जो इम्पैक्ट हो रहा है राज्यों पे हो रहा है, तो किस तरह से हम रिस्पॉन्सिव भी हों और उनको मदद भी करें और इम्पैक्ट असेसमेंट इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। थोड़ा सा इसको बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। जब विकास की गति बढ़ती है और ढेर सारा काम होता है, ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, घरों का निर्माण होता है, तो हमारा एक्सपोजर भी बढ़ता है। तो जब भी इस तरह की आपदाएं आती हैं तो नुकसान का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर बढ़ गया है। आप अमेरिका के डिजास्टर्स को देखें तो वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लॉसेस होते हैं, लेकिन वो उनके जीडीपी का कितना अंश है वो ज़्यादा उसका है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन है कि नुकसान तो होता ही है ना, लेकिन और इस नुकसान को कम करने की आवश्यकता है। कैसे इस नुकसान को कम किया जा सकता है? तो उसका सीधा है कि उपाय जो ये है कि अगर हमें भूकंप से अपने को सुरक्षित रखना है तो बिल्डिंग कोड्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, है ना। अगर हमको अपने को बाढ़ से बचाना है तो फ्लड प्लेन का हम कैसे रेगुलेशन करें। अगर हमें अपने को चक्रवात से बचाना है तो जो कोस्टल जोन रेगुलेशन है उसका हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें। अगर हम समुद्र से 500 मीटर से ज़्यादा दूरी पर घर बनाएंगे या जो हमारे विकास के जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर हों सारे, तो हमारा जो नुकसान का जो प्रमाण है, नुकसान का जो स्तर है वह कम होगा। तो यह बहुत कुछ रेगुलेशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोड्स हैं, इनके इम्प्लीमेंटेशन पर निर्भर करता है। और इसलिए वो मिटिगेशन फंड की बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मिटिगेशन कार्यक्रम जो है उनका हम इफ़ेक्टिव रूप से हमें उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। सबसे बड़ा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, रेल बन रहा है, ढेर सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जब भी तेज़ बारिश होती है तो कई एयरपोर्ट्स का नुकसान हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की ओर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसलिए रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। अब भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाई है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रख रखाव में हम सारे जो रेजिलिएंट फीचर्स हैं उनको हम कैसे लाएं, है ना। पोर्ट्स हमारे जो हैं वह चक्रवात का कैसे सामना कर सकें। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ हम फ्लड्स के लिए किस तरह की हम व्यवस्था करें कि हमारा रनवे जो है वह फ्लड से डूबे ना, वहाँ पर एक बढ़िया ड्रेनेज हो, इफ़िशिएंट ड्रेनेज हो, जो कुछ भी बारिश आए तो तेज़ी से निकल जाए और हमारी जो विमान सेवा है वह बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहे। तो ये बात जो प्रधानमंत्री जी ने पहली जो अपनी बात कही थी कि रिस्क इंटीग्रेशन ऑफ रिस्क रिडक्शन इन ऑल द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो ये रिस्क रिडक्शन जो है सारे जो विकास कार्यक्रमों का जो कुछ भी की प्लानिंग होती है, योजना बनती है, उसमें ये बात होनी चाहिए कि जब आप सड़कें बनाएं, हाईवे बनाएं तो उसमें कल्वर्ट भी बनाएं, क्योंकि पानी का बहाव चलता रहे और यह ना हो कि एक तरफ बाढ़ हो दूसरी तरफ सुखाड़ हो, ऐसा ना हो, है ना। जी, तो ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही एक कि रिजिलियंस की प्रायोरिटी होगी हर सेक्टर में। जितने भी हमारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो सड़कों का, पुल का, हवाई अड्डों का, जितने भी हमारे प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करें और उसके प्रयास जो किए जा रहे हैं, जो CDRI का जिक्र किया। मैं जानना चाहूँगा कि जनता इसके विषय में क्या सोच रही है, उनकी क्या शंका है। जी, आप बताएं। नेचुरल कैलेमिटीज़ की अगर हम बात करें तो एक डेवलपिंग स्टेट हमारी बिहार सर, जहाँ पे हर साल फ्लड आता है, हर साल ही, एंड एवरी टाइम वी लॉस ग्रेट नंबर ऑफ पीपल देयर एंड देयर इज़ नो परमानेंट सोल्यूशन फॉर इट। हमेशा जब भी आता है इट कम्स इन न्यूज़, देयर इज सम अमाउंट ऑफ टेम्पररी सोल्यूशन एंड एवरी टाइम जिन लोगों की उसमें मौत होती है, जिनको भी हम खोते हैं, वो हमेशा ही ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी पुअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास भी नहीं पुअर फैमिली से आते हैं, जिनके पास ना टेक्नोलॉजी है ना ही कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे हम उनको अवेयर कर सकें। तो मूल प्रश्न आपका क्या हुआ सर कि उनके लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन कब आएगा? परमानेंट सोल्यूशन तो सर जैसे
प्रेडिक्शन किया जा रहा है साइक्लोन का भी, और रेनफॉल के साथ फ्लैश फ्लड इनको भी रिलेट किया जा रहा है। तो सर रेनफॉल के साथ जो लाइटनिंग है, बिजली पड़ रही है, उसका क्या रिलेशन है, या फिर उसके प्रेडिक्शन के लिए भी कोई कुछ रिसर्च या फिर कुछ तो काम किया जा रहा बाढ़ है के क्या? साथ लाइटनिंग का एक समस्या आपने जोड़ा है उस प्रश्न का। एक प्रश्न और लूँगा। सर हमने समुदाय के लेवल पे हम लोग डिजास्टर प्रिपेयरनेस को लेके कार्य करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि कम्युनिटी लेवल पे, क्योंकि जब भी कोई डिजास्टर आता है तो सबसे पहले जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। तो उनको, जैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो स्थानीय लोगों को क्या हम किसी प्रकार के वहाँ पे मतलब कम्युनिटी लेवल पे कोई टास्क फोर्स का निर्माण कर रहे हैं या फिर इस तरीके का? सर क्योंकि ये जो अब मतलब प्रसारण है वो पूरा देश देखेगा, तो अगर हम उस तरीके की क्या क्या कम्युनिटी लेवल पे हम कैसे टास्क फोर्स का निर्माण कर सकते हैं, और उनके लिए मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो उनके साथ में अगर उनको पता चले तो ये हो सकता है सर कि समुदाय के सभी लोगों को पता हो कि अपने समुदाय को बचाने के लिए कैसे वो टास्क फोर्स का निर्माण कर सकते हैं और वो उनकी सहायता वो कहाँ से ले सकते हैं। तो सर इसके लिए कोई सुविधा हो तो। ठीक है, एक प्रश्न और ले लेता हूँ, फिर मैं गेस्ट के पास आऊँगा। सर मेरा प्रश्न नहीं है सर, मैं सोल्यूशन पे एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे सर हमारे किसी भी स्टेट के अंदर कोई आपदा आती है तो सर हमारा बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट है सर, जैसे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, NDRF, तो सर ये अलग अलग वर्क करते हैं, मतलब सिंक्राइज, मतलब प्रॉपर सिंक्राइज वे मैट नहीं है। किसी भी स्टेट में अगर डिजास्टर आता है तो अगर हम इसमें डेवलपमेंट लाएं तो सर एक सिंक्राइज कर एक कमांड्स बना दें, डिवाइड कर दें, तो उसमें सर बेटर रेजिलियंस के साथ सर तीनों चीज़ों पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा सर, जैसे प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस और मिटिगेशन पर। देखिए जो वज्रपात का जो लाइटनिंग है, एक्चुअली हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग है इसको नंबर 1 में अभी रखा है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो साइक्लोन है उसका डेप्थ जो इम्पैक्ट है, जो हमारा जो NDRF साइक्लोन और बाढ़ दोनों के संदर्भ में बताएंगे तो कि साइक्लोन का जो हमारा इम्पैक्ट और उसकी जो हमारा एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन सारा विश्व में नंबर 1 है। आप देखेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेशन का कोई मतलब मिसिंग नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जैसे कोई साइक्लोन आते हैं तो DG NDRF, आवर DG, दे जॉइंट रेगुलरली ब्रीफ द प्रेस what is the development like that, so there is no missing up to village level. So अभी जो वज्रपात का आया जो क्वेश्चन, वो बहुत अहम क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो प्रिपरेशन है, एक तो जो लीड टाइम है, साइक्लोन हम 15 दिन पहले बता सकते हैं, कुछ एक आइडिया दे सकते हैं, लेकिन जो वज्रपात है वो बहुत इमीडिएट है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, साइंस है, वो लीड टाइम 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको हम लोग नावकास्टिंग बोलते हैं। नावकास्टिंग मतलब जस्ट 1 आवर, और उसका मॉनिटरिंग सिस्टम कम्प्लीटली अलग है, राडार एंड सैटेलाइट। तो हम देखें, क्लाउड देखें, इसका कैपेसिटी है लाइटनिंग का, बिहार का कोई डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है, चाहे छपरा हो, कहीं हो, तो हम मोबाइल के थ्रू में अभी विदिन 1 आवर वी सेंड द मैसेज। अभी वो ग्रामीण लेवल पर, विलेज लेवल पर, और वो पर्टिकुलर आदमी जो खेत में काम करे, हमारा जो गरीब किसान, उसको वहाँ तक पहुँचना है। अभी सारा योजनाएं वही केंद्रित है, क्योंकि अगर आप देखें परियोजना भी चल रही थी लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल जो NDMA के साथ, और उसी का परियोजना में जो है आप देखेंगे तो हमारा जो लाइटनिंग डिटेक्शन सिस्टम वो भी लग चुका है, जैसे महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कुछ राज्यों में, बहुत जगह में लग गया। हमारा सामने एक मॉनिटर है, वी कैन सी कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अभी जो है वो मैसेज लोगों तक पहुँचाना है, वो जैसे बताया कम्युनिटी प्रिपरेशन, वो भी पैरेलली चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी जो लाइटनिंग है, जैसे हमारा बहुत ज़्यादा जान जो डेथ है वो बहुत नंबर 1 अभी है इंडिया में। ये क्या जलवायु परिवर्तन वो विज्ञान समझना देखिए जो चाह रहे हैं? जलवायु परिवर्तन है, आप देखेंगे तो जो हमारा आया हुआ है IPCC, जिसमें 156 कंट्री साइन किया है और उसको रिकॉग्नाइज किया है कि अगर अर्थ का जो टेम्परेचर है अभी 1.1 बढ़ा है, अभी 1.6 बढ़ेगा 2035 तक, तो 1.6 में ये पूरा आमतौर पर डिस्कशन है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, चाहे साइक्लोन हो, चाहे हैवी रेनफॉल रिलेटेड फ्लड हो, चाहे हीट वेव हो, ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, और इंडिया इसमें वल्नरेबल है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो प्रिपरेशन है, जो जॉइंट एक्शन है, कम्युनिटी लेवल पर है, NDA में तो सब दे रहा है, मतलब हम कैसे उसको आगे जाएं कि जान रिड्यूस हो, और उसके साथ जैसे बताए एक्सपोजर। तो अभी IMD क्या कर रहा है, अभी इम्पैक्ट बेस्ड प्रेडिक्शन के लिए रेडी है, जिसमें जैसे सर बताया कि जो एक्सपोजर है, जैसे बॉम्बे का जो एक्सपोजर है कोई हैवी रेनफॉल की, डेफिनेटली डिफरेंट है कंपेयर टू जैसलमेर और गंगानगर। सो 1000 टाइम डैमेज इन बॉम्बे इन द सेम रेनफॉल व्हाट द डैमेज इन द गंगानगर। सो हम लोग अभी हमारा कलर कोड वार्निंग दे रहे हैं, और
स्टेट को भी हम रेड, ऑरेंज, येलो अकॉर्डिंगली ग्रेडेशन दे रहे हैं। अब ये सारा जो है नेक्स्ट 2 to 3 years बहुत ही हेल्प करेगा, इवन लाइटनिंग में भी है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है कि आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग कर रहे हैं, और ये एक बिल्कुल बात साफ कह दी गई कि ट्रिगर करता है, एक्शन ट्रिगर करता है, एक्शन रिलेटेड है, और उसमें इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग भी है, बोथ फॉर द मैनेजमेंट एंड जो आमतौर पर जो जनता है उसको भी एक डर रहता है। जैसे और जनता की जहां बात आती है, फिर हम पहुंचना चाहेंगे अगेंद्र जी के पास कि एक बाहर के पर्सपेक्टिव में हम लोग सरकार की पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, बाहर की पर्सपेक्टिव जो सिविल सोसाइटी से भी और हमारे जो शैक्षिक संस्थाएं हैं वहाँ से भी बात आ रही है, विद्यार्थीगण सवाल कर रहे हैं, जो आम आदमी की भूमिका है, और उसमें बार बार हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, डेटाबेस है, रिस्क इन्फॉर्मेशन और रिस्क कम्युनिकेशन को हम किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं। जोखिम हमें पता है, आपने कहा सॉफ्टवेयर है, उसका आइडेंटिफिकेशन करके कई राज्यों में आप इसका कार्य कर रहे हैं। जनता के पास वो सूचना कैसे पहुंच रही है, और क्या मैकेनिज्म जो आपने कार्य किया है उसका थोड़ा सा उदाहरण अगर आप 1-2 बताएं तो। तो उसमें जो चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे साथी जो IMD से साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन जो NDRF और IMD के बीच में है या स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम्स के बीच में है, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इसमें थोड़ा सा और जो कर सकते हैं कि इस डेटा को जो एक साथ लाया जा रहा है, और हमारे इन चीज़ों में डेटा की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ पर साइंटिफिक कैपेबिलिटी की कमी नहीं है। जो हमारी कैपेबिलिटी है एज अ कंट्री, इट्स वर्ल्ड क्लास, कोई किसी से कम नहीं है हम लोग। अगर हम एक इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें कि सिटीज़न के साथ इंटरेक्शन हो सके इन अ रियल टाइम मैनर, कि जो भी इंफॉर्मेशन है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि SMS किसी वजह से सब लोग बिज़ी हैं, NDRF की प्रायोरिटी है लोगों को बचाना, रिस्पॉन्ड एंड सबको जो भी मदद चाहिए वो देना। लेकिन अगर एक ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म इस तरह का हो जहाँ पर कि कोई भी सिटीज़न अपने मोबाइल फ़ोन पे जो वहाँ की एक्चुअल परिस्थिति है उसको रियल टाइम में समझ सके, तो उससे सिटीजन को काफ़ी इसमें आपकी जो टेक्नोलॉजी है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, और किस तरह से ये डिसेमिनेट और स्केल अप हो सकती है हमारे देश? हाँ, तो इसमें क्या है कि रिस्क कम्युनिकेशन के लिए, हाँ, तो इसमें ना एक छोटी छोटी ऐप्स बनाते हैं हम लोग। वो मेक इन इंडिया एक तरह से इंडिया में बनती है, हमारा काफ़ी बड़ी टीम है यहाँ पे। तो वो जो ऐप्स हैं उनसे लाइव डेटा को इंटीग्रेट किया जा सकता है, उसमें हर तरह का डेटा आएगा। उसके बाद जो एक सिटीज़न को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि उस समय मदद कहाँ पे है, टीम कहाँ पे है, कितनी दूर है, अगर कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो कहाँ फ़ोन करना है, किसको कांटेक्ट करना है, या अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए कहना चाहते हैं कि भाई मुझे मदद चाहिए तो आप उसके थ्रू अपना सिग्नल पास ऑन कर सकते हैं। और वो क्योंकि रियल टाइम होगा तो जो NDRF की टीम है उसको वो सूचना मिलेगी, और वो बजाय कि उनके पहुंचने से पहले मिल जाएगी कि भाई ठीक है हमें यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे मदद की आवश्यकता है। तो वो चीज़ हमारी टेक्नोलॉजी के बेसिस तो ये कम्युनिटी के जो लेवल पे और जो समुदाय के स्तर पे जो तैयारी हो रही है आपदा प्रबंधन की, लोगों की समझ बढ़ाने में ये काफ़ी मदद होगी। हाँ। तो ये जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे और उसमें जो रिस्पॉन्स किया जी, कि अभी हम लोग एक जो सर बताया कि जैसे एक्सपोजर है, तो ग्रामीण लेवल पर भी IMD क्या कलेक्ट कर रहा है कि पर्टिकुलर विलेज में कितना लोग है और घर किस किस्म के है, मतलब पक्का हाउस है या कौन सा एरिया में घर है, फ्लड प्लेन्स में है। तो जैसे हमारा जो डिजिटल है, तो जो GSI है उसमें लेयरिंग रहता है। तो अगर हमारा रेनफॉल आ रहा है ऑटोमेटिक स्टेशन से, तो वो भी एक मैप प्रोड्यूस करेगा हर 1 घंटे में या आधा घंटे में। उसके साथ साथ कितना लेवल इनंडेशन और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर में आता है, एयरपोर्ट आता है, हॉस्पिटल आता है। जैसे हम देखते हैं टीवी में कि हॉस्पिटल भी पानी घुस गया और पेशेंट, वो सारा अभी आगे कार्रवाई पर ये आगे के हमारे फ्यूचर प्लान्स में है। हम इसको बिग डाटा बोलते हैं जी। तो बिग डाटा काफ़ी मदद करने जा रहा है। जो आपकी संशय थे कि किस तरह से कम्युनिटी को सूचना मिलेगी, कम्युनिटी समुदाय किस तरह से जुड़ने वाले हैं, मैं 2 और इंटरवेंशन ले लेता हूँ। प्रधान साहब आप क्या कहेंगे जो लोगों ने प्रश्न पूछे, और फिर बस जी। देखिए, एक मौलिक बात किसी भी अच्छे गवर्नेंस में जो है वो है कि गवर्नेंस के पास जो वर्जन ऑफ ट्रूथ है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वही वर्जन ऑफ ट्रूथ आम आदमी के पास भी होनी चाहिए। वन वर्जन ऑफ ट्रूथ।
डिज़ास्टर के परिप्रेक्ष्य में इससे ज़्यादा अहम जो स्ट्रैटेजी है वो नहीं हो सकती। वन वर्जन ऑफ ट्रूथ, जो सारे प्रश्न आए कि कंट्रोल रूम एक जगह बनाएं, कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिटी को मालूम हो, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो, लाइटनिंग के बारे में, ये सारी चीज़ें जो हैं तभी होगी जब एक वर्जन ऑफ ट्रूथ होगा। देयर इज़ वन वर्जन ऑफ ट्रूथ जो आम आदमी को भी पता है और सरकारी अमले को भी पता है, सरकारी एजेंसी को भी पता है, सभी एक ग्रिड पर हैं, तभी को क्रिएशन होता है। को क्रिएशन इज दैट एवरीबडी इज अ रेस्पॉन्डर, कम्युनिटी भी रेस्पॉन्डर बन जाता है, सरकार के एजेंसी भी रेस्पॉन्डर बन जाता है, सब मिलकर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये आइडियल जरूर अभी साउंड हो रहा है, लेकिन इस आइडियल को पाना जरूरी है, तभी हम लोग डिजास्टर रेडी बनेंगे। जी, थैंक यू। वत्सी, आपके क्या कमेंट्स हैं? जो भी प्रश्न पूछे गए बड़े प्रासंगिक प्रश्न हैं और बहुत ही उचित प्रश्न हैं। बहुत सारे छात्र हैं यहाँ बैठे हुए, तो उनको मैं ये कहूँगा कि डिजास्टर और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सामाजिक आर्थिक जो स्तर है, ये दोनों का जो इंटरेक्शन है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर फ्लड का परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ हम पैसे से, इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते थे और टेक्नोलॉजी से निकाल सकते थे तो अमेरिका में फ्लड नहीं आता। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध देश है, जर्मनी में भी फ्लड आया, तो फ्लड तो आएगा ही, हैजर्ड तो आएगा ही, है ना, हर देश में आएगा वो, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। किसको हम रोक सकते हैं कि इम्पैक्ट कम हो, इम्पैक्ट कैसे कम हो, वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जहाँ जो पिछड़ा हुआ प्रदेश है वहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, जहाँ गरीबी ज़्यादा होती है वहाँ लोग ज़्यादा तबाह होते हैं, जहाँ लोगों के पास पैसे हैं और संसाधन हैं वहाँ इम्पैक्ट कम होता है। तो मुख्य बात ये है कि हम सामाजिक आर्थिक स्तर को थोड़ा कैसे सुधारें और जो हैजर्ड के लिए, मिटिगेशन के लिए जो आवश्यक इन्वेस्टमेंट है, आवश्यक रेगुलेशंस हैं, उनको हम कैसे इम्प्रूव करें, है ना, तब जा कर के हम इम्पैक्ट को कम कर सकेंगे। तो हमारा और इसलिए जो है ये जो ढेर सारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है जिसमें ढेर सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि घर टूटते हैं लोगों के और फिर घर नहीं बनते हैं, तो रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना डिजास्टर मैनेजमेंट का। उसके लिए अगर एलोकेशन नहीं है, उसके लिए अगर धनराशि नहीं है, तो फिर वो रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, लोगों के घर टूटे रह जाते हैं, फिर उसका असर जो है लॉन्ग टर्म असर है। तो इन सब चीज़ों का जब भी बाढ़ आए, जब भी भूकंप आए, उसका आकलन होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए और उस असेसमेंट के हिसाब से रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लोगों को पैसे मिलने चाहिए, लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन मिलना चाहिए, है ना, ये बहुत ही आवश्यक है। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक बड़ा स्वरूप है जिसमें ढेर सारी गतिविधियाँ, ढेर सारे कार्यक्रम, उनसे हम सबको परिचित होने की आवश्यकता है और उसमें थोड़ी और गहराई में जाने की आवश्यकता है। जी जी। तो मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि इस ये जो डिसिप्लिन है, ये ग्रोइंग डिसिप्लिन है और इसके बृहत्तर परिप्रेक्ष्य को समझें। और यह सिर्फ प्राकृतिक समस्या नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक समस्या है और वो जो सोशल इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस है उसको भी समझने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। बहुत अच्छा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भी, जो आपने प्रश्न पूछे, कई इस तरह के एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, जैसे कम्युनिटी तक पहुंचना, लोगों, विद्यार्थियों तक पहुंचना, और उसमें एक इंडियन यूनिवर्सिटीज़ नेटवर्क की स्थापना की, जिसमें जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, भारत के यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सभी का एक उसको हम इस तरह से नाम देते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। वो इसीलिए स्थापित किया गया कि जो विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहा है उसका सीधा लाभ जनता को मिल सके, उस राज्यों को मिल सके जहाँ वो विश्वविद्यालय स्थापित है। तो एक इस तरह का आयाम है जिसमें शोध के कार्य को भी बढ़ाया जा रहा है, जो प्री डिजास्टर्स प्लानिंग की बात हो रही है। तो अब समय की समाप्ति हो रही है, तो मैं केवल कुछ एक लास्ट पंच आपसे एक एक पॉइंट अपने रिसोर्स पर्सन से लूँगा कि इस कॉन्क्लेव में जब हम इकट्ठे हुए हैं, एक
रीइमेजिनिंग इंडिया की बात करें, रीइमेजिनिंग आपदा प्रबंधन की बात करें, एक पंच लाइन आपसे शुरू करता हूं, आपका क्या एक पंच लाइन होगा ताकि मैं कंक्लूड करूं? डिजास्टर मैनेजमेंट का स्वरूप, स्कोप वो बढ़ता चला जा रहा है और वो आगे भी और बढ़ेगा। वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होगा, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होगा और उस पर बहुत ज़्यादा निवेश होगा और उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है और इंस्टीट्यूशनल जो उसके लिए सपोर्ट है वह भी अवेलेबल होगा अगले कई वर्षों में। तो ये क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने ढेर सारी चैलेंजेज हैं और गवर्नमेंट उन सारे चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट को और गहराई देने की बात है वह निश्चित रूप से अगले कई वर्षों में होगा। थैंक यू वत्सी। आपका प्रधान साहब। मैं डिज़ास्टर रिस्पांस के काम में लगा हुआ हूँ, तो डिज़ास्टर रिस्पांस को मैं मानता हूँ थोड़ा सा अलग, कि डिज़ास्टर रिस्पांस जो शुरू में मैंने कहा कि केवल उस समय का नहीं है जब डिज़ास्टर होता है, उसके पहले को भी रिस्पांस कहते हैं, प्रिवेंटिव रिस्पांस, उसके बाद मिटिगेशन रिस्पांस, रेस्टोरेटिव रिस्पांस, ये सारे रिस्पांस को एक ही कड़ी का माना जाए और इसी को लेकर चला जाए। और अंत में मैं ये कहूँगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर रिस्पांस गवर्नेंस का एक अहम पहलू है, मेन पहलू है, एक साइड पहलू नहीं है, किनारे रखने वाली बात नहीं है, मेन स्ट्रीम प्रमुखता में है, प्रमुखता में। जी थैंक यू। मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि जैसे कोई भी वार्निंग है वेदर रिलेटेड तो उसी को कभी नज़रअंदाज ना करें और अकॉर्डिंगली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रखें। और उसके साथ साथ आजकल हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है, जो क्राउड सोर्सिंग के नाम में एक ऑनलाइन खुला है प्लेटफॉर्म, उसमें पार्टिसिपेट करें। कहीं भी कुछ इवेंट होता है तो उसमें भरे, चाहे फॉग हो, टेम्परेचर रिलेटेड हो या कोई भी इम्पैक्ट उसमें भरे, सो दैट हमको हेल्प करने के लिए वो डाटा, मैंने जैसे बताया कि डाटा अगर अच्छा होगा तो हमारा तो डेटा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी GIS की आजकल टेक्नोलॉजी है उसमें जो नई टेक्निक्स आई हैं, जैसे बिग डेटा की बात की और मशीन लर्निंग है और IoT डिवाइसेस का इंटीग्रेशन है, ये सब जो हैं हमें एक बहुत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। जो आजकल सेंसर्स लगाए जाते हैं वहाँ से ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो IoT इंटीग्रेशन हो गया। उसकी जो आती है वो बिग डेटा का बनता है, उस डेटा पे एनालिसिस करके इसमें अर्थक्वेक प्रेडिक्शन, फ्लड मैनेजमेंट और बाकी जो जिस तरह की डिजास्टर्स है उसमें बहुत हेल्प मिल सकती है। एंड टेरेन मॉडलिंग भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। टू कंक्लूड, जो मेरी जो सार निकल के आया आज इस पूरे कॉन्क्लेव में जो हम लोगों ने चर्चा की, महत्वपूर्ण बात यह आई कि आपदाओं का स्वरूप बदल रहा है और ये बदलता रहेगा, ये एक चैलेंज है हमारे सामने, लेकिन साथ ही साथ ये एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है हमारे देश में और वो पैराडाइम शिफ्ट है कि हम रिस्क रिडक्शन पे फोकस कर रहे हैं बनिस्बत की केवल रिस्पांस पे फोकस। उसकी अहमियत है लेकिन केवल वही नहीं है। तीसरी जो बात सबसे बड़ी बात है, जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन हैं इनको काफ़ी बल पहुंचा रहा है और ये कह रहे हैं कि एक नया भारत को प्रस्तुत करेगा आपदा प्रबंधन के रूप में। और जो बात बार बार कह रही है, हमारे मंत्री जी ने भी कहा था, माननीय मंत्री जी ने कहा, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिजास्टर्स इम्पैक्ट। तो डेथ्स के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस है और इम्पैक्ट भी कम करने की ज़रूरत है। एक और बात आई कि जो हमारी समुदाय की सहभागिता है वो बहुत ज़रूरी है, वॉलंटियर बेस्ड और स्थानीय स्तर को मजबूत बनाने की है। रिस्पॉन्सिव टू द स्टेट होना चाहिए, स्टेट के रिस्पॉन्स को तुरंत हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम और को मजबूत करें, मल्टी हैज़ार्ड वार्निंग को, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी हैज़ार्ड, लेकिन उस वार्निंग को और स्ट्रेंथन किया जाए। जो संवाद स्थापित हो रहा है जनता से और विश्वास जो मिल रहा है वो निरंतर बढ़ता जाए। बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ साथ जो सोशल मीडिया की बात आई उसकी भूमिका बहुत है। टेक्नो लीगल बात आपने बार बार कही कि उसकी एक बहुत ज़रूरत है, लैंड यूज़ प्लानिंग की ज़रूरत है और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सभी का धन्यवाद देते हुए मैं डॉक्टर वत्स साहब को और प्रधान साहब को, IMD के हमारे जो पाटिल साहब हैं उनको, और प्लस अगेंस्ट जी जो स्त्री से हैं, साथ ही साथ हमारे जितने भी ऑडियंस आगंतुक जितने आए उन्होंने प्रश्न पूछे इस कॉन्क्लेव को और इसमें जो आपदा प्रबंधन के संदर्भ को जो सामने रखा, रीइमेजिनिंग इंडिया में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। लग रहा है कि हम एक नए भारत के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं जो एक रिजिलियंट भारत की तरफ होगा, जिसमें SDG के एजेंडा को भी बात करेंगे और क्लाइमेट चेंज की भी बात किया और हमने डिजास्टर मैनेजमेंट, तीनों इंटीग्रेटेड
हैं और तीनों का मानव से जुड़ा हुआ है, इसलिए मानव का इसमें केंद्र में रहना ज़रूरी है। धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से, धन्यवाद, शुक्रिया।